दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो कल तक हम मौसम की शीत ऋतु के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में। ठीक, ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं। हमें पता है कि सूरज 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, मतलब सूरज की किरणें 22 मार्च को भूमध्य रेखा में बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। मतलब सूरज भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर होता है। 21 मार्च तक सूरज कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, जो अपने भारत के मध्य से निकलती है। 21 मार्च तक सूरज कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है। जब सूरज कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है तो उसी टाइम पे ITCZ का क्षेत्र भी कर्क रेखा के साइड खिसकने लगता है। कल हम आपको बता चुके थे ITCZ क्या होता है। ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मतलब इस जोन में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक, जो गर्मी का क्षेत्र होता है उसको ITCZ कहते हैं। ठीक, जब सूरज कर्क रेखा की साइड आ रहा है तो ITCZ का क्षेत्र भी भारत की साइड खिसकने लगता है। ठीक, मतलब कर्क रेखा की साइड आने लगता है। इसी कारण जब ITCZ भारत की साइड खिसकने लगता है तो गर्मी बढ़ने लगती है। भारत में गर्मी बढ़ने लगती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का क्षेत्र आ जाता है। ठीक, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का क्षेत्र आ जाता है तो कल हमने बात की थी पछुआ जेट पवनों की। तो पछुआ जेट पवनें जो थी अपनी, जो पश्चिम से पूरब की ओर चल रही थी, वो अभी तक दक्षिणी शाखा से हिमालय से टकरा रही थी। हिमालय की दक्षिणी शाखा हिमालय से टकरा रही थी। ठीक, पर जैसे ही गर्मी भारत में प्रवेश करती है वैसे ही जो पश्चिमी जेट धारा की दक्षिणी शाखा थी वो अब हिमालय से टकराना बंद करके हिमालय के उत्तर से सीधी निकल जाती है। ठीक है, मतलब भारत में अब पश्चिमी शाखा से वर्षा नहीं होगी। ठीक, जो पश्चिमी पछुआ जेट पवनें थी उससे भारत में वर्षा नहीं होगी। ठीक, ITCZ के आ जाने के कारण। अब बात करते हैं और ये पश्चिमी जेट धारा कमजोर होने लगती है। ठीक, और कहां पर बहने लगती है? जी, हिमालय के उत्तर में, मध्य एशिया और तिब्बती क्षेत्र में। तो ये तो था अपना पछुआ जेट पवनों का भारत से लौटना। मतलब जब ITCZ का भारत में प्रवेश हुआ तो ये वाली धाराएं थी ये भारत से लौट चुकी हैं। अब हम बात करते हैं महीनों के हिसाब से गर्मी किस किस हिसाब से पड़ती है भारत में। पहले बात करते हैं मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि। पहले आप डाल लीजिए मार्च अप्रैल। ठीक, तो पहले बात करते हैं मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि के बारे में। सूर्य उत्तरायण होने के साथ ही पश्चिम उत्तर भारत में गर्मी होने लगती है। ठीक है, देखिए भारत में आपको पता है ये क्षेत्र भारत का सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब गर्म क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है अपना? जो राजस्थान, दिल्ली और ये हरियाणा का क्षेत्र है, जो भारत में सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो पश्चिम उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। इस क्षेत्र में और ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, जिसके चलते पश्चिम उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यहाँ पर लो प्रेशर जोन उत्पन्न हो जाता है। इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए उत्तर भारत में ये वाला क्षेत्र, उत्तर भारत में हवाएं चलने लगती हैं, तेज हवाएं। ठीक है, आपको पता है मार्च अप्रैल के महीने में तेज आंधियां आती हैं, तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो उसको क्या, उस तेज हवाएं निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए चलती हैं। ठीक, ये हवाएं अपने साथ धूल भरी आंधी लेकर आती हैं तथा इनमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यह स्थल खंड से उठी हैं। अगर ये समुद्री भाग से उठी होती या कोई नदी के स्थान से उठी होती तो इनमें नमी की मात्रा होती, पर यह कहां से उठी है? यह स्थल खंड से उठी हैं। इस वजह से इनमें आर्द्रता या नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। इस कारण ये धूल भरी आंधी लाती हैं अपने साथ। ठीक, अब बात करते हैं अपन मई के मौसम की। मई के मौसम में क्या होता है? अब क्या है अपना मई का मौसम। मई के प्रारंभ में ITCZ भारत के दक्षिणी छोर पर प्रवेश करता है। ठीक है,
21 जून तक तो कर्क रेखा पे सूर्य आ पाता है, पर मई में ITCZ यहां पर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब ITCZ मई के प्रारंभ में दक्षिणी छोर पर प्रवेश करता है तो उसके फलस्वरूप लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, इस जगह पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, जिससे भारत के दक्षिणी छोर पर वर्षा होती है। ठीक, जब ये ITCZ यहाँ पे आएगा, अब ITCZ के साथ जो हवाएं आई हैं ये स्थलखंड से ना आकर समुद्री क्षेत्र से आई हैं। ठीक, इस वजह से इसमें नमी की मात्रा पाई जाती है। जब इसमें नमी की मात्रा होगी तो ये अपना जो दक्षिणी छोर का छोर है यहाँ पे वर्षा होती है। ये वास्तव में मौसमी वर्षा नहीं कहलाती। ठीक, तो जब ये ITCZ भारत के दक्षिणी छोर पर आता है तो दक्षिणी राज्यों में वर्षा होती है। ये वास्तव में मौसमी वर्षा नहीं होती। ठीक है, मौसमी वर्षा नहीं होती, ये फुहार के रूप में वर्षा कहलाती है। मतलब फुहार के रूप में मतलब जब मौसम आते ही आता है तब जो नॉर्मल सी वर्षा होती है ये वो है। ये वर्षा दक्षिणी भारत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। लाभदायक मतलब यहाँ की फसलों के लिए। इस वर्षा को अलग अलग नामों से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे केरल में ऐसे आम वर्षा या फूलों वाली वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह केरल में आम के लिए, सॉरी आम नहीं, फूलों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर इसे आम वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्मल सी वर्षा है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह कॉफी और चेरी ब्लॉसम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब ITCZ लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है। ठीक है, जब ये ITCZ यहां से प्रवेश किया, अब ये लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है। जब ITCZ लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है तो ITCZ जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। अभी तो ITCZ यहां था तो नॉर्मल वर्षा हो रही थी, अब ITCZ इस रेखा के पास आ गया, अपनी कर्क रेखा के पास, मतलब ITCZ कर्क रेखा के आसपास पहुंच गया। तो जो अपना पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है ये मौसमी हलचल का क्षेत्र केंद्र बन जाता है। ठीक, इस कारण पश्चिम बंगाल में मई के मौसम में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक, अगर बहुत तेज हवाएं चलती हैं और अगर इन हवाओं में नमी की मात्रा होती है तो पश्चिम बंगाल में खूब मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल हवा चलेगी तो आंधियों के रूप में चलेगी, और अगर इसमें नमी की मात्रा होगी तो पश्चिम बंगाल में खूब मूसलाधार बारिश होती है, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल को बहुत नुकसान होता है इस बारिश से। ठीक, अब बात करते हैं अपन जून के मौसम की, कि जून के मौसम में क्या होता है। अब जून के मौसम में जानते हैं, हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा तक पहुंचती हैं। ठीक है, लेकिन 1 जून तक आते आते ITCZ स्वयं को पश्चिम उत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। ठीक है, देखिए हम पहले बता चुके हैं कि पश्चिम उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन चुका था। ठीक, और 1 जून तक आते आते ITCZ भी पश्चिम उत्तर भारत में खिसक गया। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी स्थापित हो जाए, मतलब गर्मी पड़ जाती है, इस क्षेत्र में और ज्यादा गर्मी आ जाती है। ठीक है, जिसके चलते निम्न दाब का केंद्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक, जो पहले निम्न दाब का क्षेत्र था और ITCZ के आते और अधिक शक्तिशाली हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र और शक्तिशाली हो जाता है, जिसके चलते मई के अंत और जून प्रारंभ के माह में पूरे उत्तर भारत में बहुत ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, जब यहाँ पे ITCZ और निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित हो गया तो पूरे उत्तर भारत में बहुत तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिसे अपन क्या नाम से जानते हैं, अपन नॉर्मली भाषा में इसको लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, लू का संबंध सिर्फ उत्तर भारत से है, लू कभी भी दक्षिण भारत में नहीं चलती। दक्षिण भारत के लोग लू के बारे में जानते तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि लू सिर्फ उत्तर भारत में चलती है।
लू हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक, ये हवाएं हिंद महासागर की आर्द्रता वाली हवाओं को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जब ये लो प्रेशर जोन बना है तो यहाँ पे हवाएं चल रही हैं उत्तर भारत में। ये हवाएं हिंद महासागर, जो बंगाली खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर सबसे नीचे, यहाँ से जो हवा, यहाँ से जो नमी है, ये हवाएं उस नमी को भी अपनी साइड खींचने का प्रयास करती हैं। ठीक, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं को, जो दक्षिण पश्चिम दिशा की हवाओं को ये अपने साइड खींच रहा है। ठीक है, तो इन हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से अपन जानते हैं। ठीक, ये थी दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है। तो अब बात करते हैं अपन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे दक्षिण ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के निशाने पर सबसे पहले केरल का मालाबार तट होता है। ये तट, ठीक है, केरल का मालाबार तट होता है। यह केरल के मालाबार तट पर 1 जून के लगभग वर्षा करता है। ठीक, 1 जून के लगभग वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से हैं? पहला अरब सागर शाखा, मतलब जो अरब सागर से उठती हैं जो हवा वो, और दूसरा है बंगाली खाड़ी शाखा। ठीक है, तो इनको अलग अलग पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं अपन अरब सागर शाखा की। ठीक, पहले अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से लेकर पूरे कन्याकुमारी तक अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। ठीक, कहां से कहां तक? जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर शाखा के द्वारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे तटीय मैदान पर वर्षा होती है। मतलब जो किनारे किनारे का क्षेत्र है, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान पर वर्षा होती है। जब 1 जून को यह शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है। ठीक है, 1 जून पे कहाँ करती है? मालाबार तट, जो केरल का तट होता है इसको मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट पर वर्षा करती है तो इस घटना को मानसून प्रस्फोट या मानसून का धमाका कहते हैं। ठीक है, मानसून का धमाका मतलब इसी के द्वारा मानसून प्रवेश करता है भारत में। ठीक है, इस वजह से इसको मानसून का धमाका या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होने वाली वर्षा स्थलाकृतियों द्वारा निर्धारित होती है। स्थलाकृतियों का मतलब क्या है? जहां पर पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा होंगे उस जगह पर वर्षा ज्यादा होगी, और जहां पर मैदानी क्षेत्र ज्यादा होंगे उस जगह पर वर्षा कम होगी। क्योंकि हवाओं की एक क्योंकि हवाएं पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इस वजह से भारत में जहां जहां पहाड़ियां ज्यादा होंगी उस जगह पे वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि हवाएं पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। ठीक, जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है। मतलब एडियाबेटिक ताप ह्रास क्या होता है? हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और जब ये अचानक से पहाड़ से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो हवाओं में गर्मी आ जाती है। इस वजह से जो वो नमी साथ में लाई है उसको वहीं पे छोड़ देती हैं। इस वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ठीक है, अपने उदाहरण के तौर पर जो गुजरात के गिर मंडप की पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो गिर मंडप की पहाड़ियों पर अरब सागर की शाखा द्वारा बरसात होती है। आप जानते हैं गुजरात बहुत ही सूखा क्षेत्र है, पर गुजरात में जितनी भी पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ियों का क्षेत्र होगा वो हमेशा हरा भरा रहेगा और जितना भी क्षेत्र रहेगा वो सब सूखा रहेगा। ठीक, दूसरा है अपना राजस्थान का माउंट आबू का शिखर है। माउंट आबू पर गुरु शिखर जो अरावली पर स्थित है, ये नोक पर। तो जब ये अरब सागर शाखा अरावली की नोक से मतलब गुरु शिखर से टकराती है तो गुरु शिखर का जो माउंट आबू है ये तो पूरा हरा भरा क्षेत्र रहता है और आप जानते हैं कि राजस्थान पूरा सूखा क्षेत्र रहता है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा द्वारा स्थलाकृतियों द्वारा निर्धारित होती है। अरब सागर शाखा स्थलाकृतियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे।
पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। जब यह वर्षा यहाँ पर हुई पहले, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी, और जैसे ये ऊपर की ओर जाती जाएगी, मतलब दक्षिण से लेके उत्तर की ओर जाएगी, तो यह शाखा में वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि इसने पहले यहाँ पे वर्षा ज्यादा कर दी। ठीक, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो इसमें नमी की मात्रा कम होती जाएगी। इस कारण जब यह राजस्थान के पास पहुंचती है तो इसके पास वर्षा करने के लिए जल नहीं बच पाता है। ठीक, इसी कारण से राजस्थान में अरब सागर शाखा के द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये शाखा पश्चिम तट पर वर्षा करने के पश्चात, जो पश्चिम तट है यहाँ पर वर्षा करने के पश्चात नर्मदा और ताप्ती के मुहाने से उनकी भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है यहाँ पर। ठीक है, जो हमने भ्रंश घाटी पढ़ाई थी नर्मदा ताप्ती की, उसमें यह शाखा प्रवेश करती है और यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी से टकराकर वहां पर वर्षा करती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी पर वर्षा करती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। लेकिन अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। ठीक, हम यह पढ़ चुके हैं, पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। पश्चिमी तट पर जो पूर्वी घाट पर्वत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके पश्चिम की साइड तो खूब वर्षा होती है, लेकिन जब ये पहाड़ियां बीच में आ जाती हैं तो इन पहाड़ियों के इस साइड पर वर्षा नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र को अपन वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया मतलब पहाड़ के इस साइड तो अधिक वर्षा होगी, लेकिन इस साइड बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है। उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब बात करते हैं अपन बंगाली खाड़ी शाखा की। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, ये हवाएं ऐसी आ रही थी, यहां तक तो ठीक, पर ये हवाएं, कुछ हवाएं इस साइड निकल गई, बंगाली खाड़ी साइड। ठीक है, ये हवाएं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही बंगाली खाड़ी शाखा पूर्व तट पर नहीं टकरा पाती हैं। देखिए, जब ये हवाएं इस साइड प्रवेश करती हैं तो ये क्षेत्र को पूरा छोड़ देती हैं। मतलब बंगाली खाड़ी शाखा द्वारा उड़ीसा तट, आंध्र तट और तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं होती है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कभी भी तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, जब यह हवाएं शिलांग के पठार से टकराती हैं, जब अपन यहाँ पे आ जाएंगे मेघालय में शिलांग पे, जब ये हवाएं शिलांग के पठार से टकराती हैं तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से टकराकर यह मानसून वर्षा करता है। ठीक है, यहाँ पर मानेसराम में जो खासी पहाड़ी है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कितनी 1080 सेंटीमीटर, और केरल के मालाबार तट पर कितनी वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर। जो 280 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है खासी मेघालय मानेसराम पर, वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वहां पर होती है। ठीक, इसके बाद दक्षिण शाखा, इसके बाद बंगाली खाड़ी शाखा सूरमा घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बहती है। और आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत प्रभावित होती है। यह ब्लॉक पर्वत से टकराकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में वर्षा करती है। ठीक, अब बात करते हैं अपन यहां से हुगली नदी। जब यहाँ पे वर्षा के पश्चात दक्षिण जो बंगाली खाड़ी शाखा है, यह हुगली नदी से मुहाने से भारत में प्रवेश करती है। हुगली नदी से यह भारत के उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है और सबसे पहले कोलकाता में वर्षा करती है। ठीक है, कोलकाता से लेकर यह गंगा के साथ साथ पटना, कानपुर, दिल्ली तक वर्षा करती है। मतलब यह शाखा ऐसी मुड़ जाती है अंदर की साइड। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से बड़े बड़े जिले आ जाते हैं अपने, कलकत्ता आ जाता है, पटना, लखनऊ और ये दिल्ली आ जाता है। ये वर्षा कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक कम होती जाती है। जैसे कम कैसे कि कलकत्ता में इसने
150 सेंटीमीटर वर्षा की, ठीक। कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर और दिल्ली तक जाते जाते ये 56 सेंटीमीटर ही बचती है। मतलब दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है। दिल्ली अंतिम स्थल होता है जहां बंगाली खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। दिल्ली के बाद जो अरावली पर्वत होता है, वैसे तो इस शाखा को अरावली से टकराकर वर्षा करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। वर्षा होती भी है तो नाम मात्र की वर्षा होती है। इसी कारण से न अरब सागर शाखा द्वारा राजस्थान में वर्षा हो पाती है और न ही बंगाली खाड़ी शाखा द्वारा राजस्थान में वर्षा हो पाती है। इस वजह से भारत का सबसे सूखा क्षेत्र राजस्थान कहलाता है, ठीक। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा बिल्कुल घट जाती है, ठीक। अब राजस्थान ITCZ का क्षेत्र है, इसी कारण से एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाती है। इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाती है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये हवाओं को ऐसे आना था, ठीक है, पर दाईं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो ये हवाएं इस साइड मुड़ गई थी, दिल्ली साइड, ठीक। इस कारण से जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी क्षेत्र के अंदर का मतलब जो अपना यूपी और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, इसमें उपस्थित बुंदेलखंड, यूपी और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पे इस शाखा द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण से बुंदेलखंड बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक। तो मुझे आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसको एक बार और वीडियो में दोबारा देखने की कोशिश करें, ठीक है, तथा जो चीज आपको समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।